राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भैया पीयर लर्निंग के बढ़ावा देने के संबंध में आदेश आया हुआ है। पीयर लर्निंग क्या है? पीयर लर्निंग पारस्परिक सीखने की गतिविधि है और इसमें प्रतिभागियों के बीच ज्ञान, विचारों, अनुभव को साझा करना सम्मिलित है। इसे स्वतंत्र रूप से सीखने से आगे बढ़कर क्या लिखा? अन्योन्य आश्रित, या इतना कठिन शब्द लिखा है कि पढ़ न पाया आदमी, या पारस्परिक सीखने की प्रक्रिया के तरीके के रूप में वर्णित किया जा सकता है। छात्र दूसरों को अपने विचार समझाकर उन गतिविधियों में भाग लेकर बहुत कुछ सीखते हैं जिसे वे अपने साथियों से सीख सकते हैं। वे सीखने की गतिविधि को व्यवस्थित करने और योजना बनाने, दूसरों के साथ मिलकर काम करने और फीडबैक देने और प्राप्त करने और अपने स्वयं को सीखने का मूल्यांकन करने में कौशल विकसित करते हैं। आगे पेयर लर्निंग में छात्रों को प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करता है या छात्रों को एक दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान करता है, या उन्हें पारस्परिक शिक्षण और सीखने के तरीकों की तुलना में अपने स्वयं को सीखने की जिम्मेदारी लेने और सीखने का तरीका सीखने में भी अभ्यास में अवसर उपलब्ध कराता है। यह शिक्षकों द्वारा डिजाइन व संचालित शिक्षण गतिविधियों का विकल्प नहीं है, अपितु शिक्षण और सीखने की गतिविधियों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण शिक्षण रणनीति है जो शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि कर सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में विद्यार्थियों में पेयर लर्निंग के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन तैयार किए गए हैं। तत्संबंधी मार्ग निर्देश पत्र के संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि जनपद स्तर पर विद्यालयों में पेयर लर्निंग को बढ़ावा दिए जाने के लिए अपने स्तर से सर्व संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट का इस संबंध में यह अपेक्षा की गई है कि पेयर लर्निंग संबंधित बेस्ट प्रैक्टिसेस का संकलन करते हुए राज्य परियोजना आयोग को भेज दीजिए, प्रेषित कर दीजिए। लंबा आदेश है, देखिए इसमें क्या क्या है। पेयर लर्निंग क्या है, सबसे पहले तो यही समझाया गया है। पेयर लर्निंग दो शब्दों से मिलकर बना है, पेयर और लर्निंग। विद्यार्थियों के संदर्भ में पेयर का अर्थ होता है सहपाठी व लर्निंग का अर्थ होता है सीखना। इस प्रकार हम कह सकते हैं पेयर लर्निंग का अर्थ होता है सहपाठियों द्वारा उनके माध्यम से सीखना। सामान्यतः इसे उस संदर्भ में लिया जाता है जब एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ाता है या सीखने में मदद करता है। यहाँ एक विद्यार्थी शिक्षक की भूमिका में होता है, अन्य विद्यार्थी सीखने की भूमिका में होते हैं। यह एक तरीका है पेयर लर्निंग का, लेकिन इसके कई अन्य रूप भी होते हैं जिसमें विद्यार्थी अपने सहपाठी या सहपाठियों के माध्यम से सीखते हैं। पेयर लर्निंग के लाभ। पेयर लर्निंग के कई लाभ हैं, जिनसे कुछ प्रमुख लाभ निम्नवत हैं। बच्चों में सहयोग करने की भावना का विकास होता है। बच्चों में खुलकर अपनी बात रखने के लिए आत्मविश्वास का विकास। बच्चों में टीम के रूप में कार्य करने के कौशल का विकास। बच्चों के नेतृत्व कौशल का विकास। बच्चों में आलोचनात्मक शिक्षण व विश्लेषण हेतु कौशल का विकास। बच्चों में अपनी बात को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के कौशल का विकास। समस्या का समाधान संबंधी कौशल विकास। फीडबैक देने संबंधी कौशल का विकास। बच्चों में सामाजिक चेतना का विकास। पेयर लर्निंग के विभिन्न तरीके। पेयर लर्निंग विभिन्न तरीके में से एक है छोटे समूह में बांटना। इसमें क्या करना है कि बच्चों को 4 या 5 बच्चों के ग्रुप में बांट देना है, ठीक है। बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या करना है, यदि सभी बच्चे एक अधिगम स्तर के हों तो वे आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं, दिए गए कार्य को सामूहिक रूप से पूरा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मतलब छोटे ग्रुप में बांट देना है। छोटे ग्रुप से फ़ायदा ये होता है कि छोटे समूह में बच्चों का अभिव्यक्ति का बेहतर अवसर रहता है। वे बच्चे परस्पर तर्क वितर्क कर किसी निर्णय तक पहुँच जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, वह परस्पर एक दूसरे से सीखते हैं। पेयर लर्निंग से संचार कौशल को बढ़ावा मिलता है, ठीक। ये हो गया। आगे क्या करना है, जोड़ी में कार्य। जोड़ी में कार्य को मतलब जोड़ा बना दो दो लोगों का, उससे ज़्यादा 2 लोगों का जोड़ा होता है, एक दूसरे की मदद करते हैं, सीखते हैं और किसी को काम को दिया जाता है तो पूरा करते हैं। जोड़ी में बच्चे बिना किसी भय संकोच के अपने साथी के साथ विचार विमर्श समस्या का समाधान करते हैं। बच्चों को एक दूसरे को परस्पर सीखते हैं। बेहतर अधिगम वाले बच्चों द्वारा ट्यूटरिंग। ट्यूटरिंग का मतलब है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे जो बच्चा पढ़ लेता हो, बढ़िया पढ़ने में हो, उसको बता दो कि भैया कि ये जिनको बच्चों में पढ़ने में दिक्कत हो रही है उसको सिखाएं, प्रश्न पूछे, ठीक है। क्योंकि जब समान एज के बच्चे होंगे तो कोई कन्फ्यूजन होगा तो झिझक दूर करके पूछ सकते हैं, ठीक है।
चर्चा परिचर्चा है, यह एक बड़ी कक्षाओं में अत्यंत लाभकारी है। किसी विषय पर शिक्षक के अध्यापन के पश्चात जब पढ़ा दे टीचर, उसके बाद जब चर्चा परिचर्चा होती है तो बच्चे बोलते हैं, आपस में बात करते हैं। सहपाठी सहयोग समूह, इस प्रकार समूह बच्चों द्वारा बनाया जाता है। शिक्षक इस प्रकार के समूह को बनाने हैं तो बच्चों को प्रेरित करते हैं। बच्चे स्वयं इसे अपने साथियों के साथ बनाते हैं। यह पूरी तरह से अनौपचारिक समूह होता है जिसे बच्चे विभिन्न विषयों, प्रकरणों, मुद्दों या चर्चा या कार्य, खेल आदि की गतिविधियों का निर्माण करते हैं। सहपाठी आकलन, इसमें शिक्षक बच्चों के कार्यों का आकलन व अन्य बच्चों द्वारा करवाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 360 डिग्री आकलन अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार का आकलन जहां एक और बच्चे उस विषय वस्तु के बारे में बेहतर समझ विकसित करने के लिए प्रेरित करता है, वहीं दूसरी ओर इसे आकलन कैसे करना चाहिए तथा किस प्रकार की गलतियां हैं उस पर भी ध्यान आकर्षित करता है। इससे उसे गलतियों को दोहराने एवं स्वयं को बचाने की सहायता मिलती है। जिस बच्चे के कार्य का आकलन किया जा रहा है वह भी उत्सुकता के साथ यह समझने का प्रयास करता है कि उसके सहपाठी उसके कार्यों को कहाँ सही कहाँ गलत कर रहे हैं। उसे अपने कार्य को बेहतर ढंग से संपादित करने की प्रेरणा मिलती है। सहपाठी आकलन बच्चों के आलोचनात्मक चिंतन की ओर अग्रसर करता है तथा विभिन्न अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। संयुक्त प्रोजेक्ट, इसमें बच्चों को सामूहिक रूप से छोटी व लंबी अवधि के प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है। इसमें बच्चे मिलकर उस प्रोजेक्ट कार्य करते हैं या बच्चों को सहयोगात्मक कौशल विकास में सहयोग करता है। यह बच्चों को सामूहिक रूप से समस्या का समाधान निकालने की कला, एक दूसरे की बात को समझने और अपनी बात को रखने की कला और दी गई समय सीमा में पालन करने के प्रदान करता है। आगे क्या है, मेंटर के रूप में दायित्व देना। शिक्षक कभी कभी किसी विषय में कम अधिगम स्तर के बच्चों को बेहतर सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से उस कक्षा के बेहतर अधिगम स्तर वाले एक बच्चे को जिम्मेदारी देते हैं कि बेहतर अधिगम वाला बच्चा उस दूसरे बच्चों को मेंटर होता है। वह इस विषय पर उसे समय से बेहतर समझ कौशल अर्जित करने के लिए अपेक्षित सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार बच्चों में सामाजिक सहयोग की भावना भी विकसित होती है। जिज्ञासा विधि, यह एक विशेष प्रकार की सामूहिक गतिविधि है जो 2 चरणों में क्रियान्वित की जाती है। इसमें बच्चों को कुछ समूह में बांटा जाता है। पहले चरण में प्रत्येक समूह को किसी विषय प्रकरण में एक दूसरे पहलुओं पर चर्चा करता है। फिर दूसरे चरण में बच्चे अपने समूह से अलग हो जाते हैं और नए समूह बनाते हैं। प्रत्येक नए समूह में प्रत्येक समूह में से एक सदस्य होना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है ताकि प्रत्येक समूह के पास विषय के एक विशिष्ट पहलू पर जानकारी रखने वाला एक विशेष विद्यार्थी हो। ये नए समूह तब का एक कार्य के उन सारे पहलुओं के बारे में चर्चा करते हैं, उन पर अपनी समझ बनाते हैं। इस प्रकार की जिज्ञासा विधि द्वारा समूह के प्रत्येक सदस्य दिए गए विषय प्रकरण विस्तृत चर्चा करने को मिलता है। रोल प्ले एक ऐसी विधि, सबको पता है कि रोल प्ले कैसे करना है, इसमें कुछ बताना नहीं है, एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है। प्रतिक्रिया देना, इसमें व्यक्तिगत रूप से बच्चे द्वारा समूह द्वारा किए गए कार्य अन्य बच्चों को प्रतिक्रिया देने को कहा जाता है। प्रतिक्रिया में पहले प्रशंसा या अच्छी बातों का अवगत करते हैं, इसके बाद उसमें सुधार के लिए बच्चों को जानने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार बच्चे फीडबैक प्रतिक्रिया देने के कौशल विकसित होता है, उसमें आलोचनात्मक चिंतन की जाती है। तो इस तरीके से 11 पॉइंट हैं।